सबसे बढ़कर जो कभी फेल था, वो जो हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने दफ़ाए पाकिस्तान में अपनी जानों के नजराने दिए थे, उनके जो मुजस्मे थे उनको गिरा कर उनकी तज़हीक की जाए। मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तानी थे? उस बंदे ने जाकर कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी वोटर की, तुम मुझे वोट दो ना दो हमारी बात होगी, हमें तो मैं बन जाऊँ। उन्होंने लम्हा पा लिया होता। तो मैं इनको ये कह रहा हूँ कि तो मैं तो वोटर लम्हा पा लेगा भाई, कि तुम अगर ये कहते हो कि तुम्हें जरूरत ही नहीं है। चौधरी निसार अली खान जो है, उस जैसी शख्सियात जो हैं वो किसी भी असेंबली, किसी पार्लियामेंट या हाउस का जो है ना, वो एक खूबसूरती होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक स्मैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं राजा परवेज़ अशरफ, स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी की पंजाब में और ख़ित्ता पठवार में पहचान है। जहाँ एक प्रोपेगेंडा होता है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कि पंजाब में उसकी मकबूलियत नहीं है, उसके बहुत कम लोग जीत कर आते हैं, वहाँ राजा परवेज़ अशरफ ने 2018 में जब तहरीक इंसाफ बड़े पीक पे थी और उनको एक ख़ास सपोर्ट भी हासिल थी, अपनी नशिस्त जीती और फिर अदम एतमाद हुआ इमरान खान के ख़िलाफ़, और नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुश्तरका तौर पे इन्हें स्पीकर बनाया। बड़े मुश्किल मराइल में इन्होंने कौमी असम्बली को चलाया। अब जो सूरत हाल नई डेवलप हो रही है, इलेक्शन आने वाले हैं, इस हवाले से राज साहब से बात करेंगे। राज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डेली मुमताज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हम आपको खैर मकदम करते हैं। आप सबसे पहले ये बताएं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है सियासी तौर पे? पंजाब में एक प्रोपेगेंडा होता है आपके ख़िलाफ़ कि जी पार्टी मजबूत नहीं है, इलेक्टेबल सारे जो हैं या इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं या नून लीग में जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आज आपसे बड़ी मेरी देरीना शनासाई है, दोस्ती है, और आज आपके साथ मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ। देखें जी, तासुर कायम करना जो होता है ना, ये एक टैक्टिस होता है। हकीकत कई दफ़ा इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। आज उसका यौम तासीस है। आज के दिन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने साथियों से मिलकर इस पार्टी की बुनियाद रखी और पाकिस्तान की सियासत को 180 दर्जे का टर्न दे दिया। मैं अभी कह के उठाऊं किसी चैनल पे कि देखें, एक उस वक़्त क्या चैलेंजेस थे कि 10 करोड़ की आबादी है, वोट देने का हक सिर्फ 80,000 लोगों को। हाँ बिल्कुल, बुनियादी जमहूरियत अयूब खान साहब का, अयूब खान का 40,000 आदमी वेस्ट पाकिस्तान में वोट देता था और 40,000 आदमी यहाँ देता ईस्ट पाकिस्तान। 9,99,20,000 लोगों को पूछता ही कोई नहीं था। तो आए सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसकी वजह से आज हर जमात, खाए वो सियासी है, खाए वो मजहबी है, खाए वो जो भी है, खाए वो नेशनलिस्ट हैं, लेकिन जो भी इंतखाब में हिस्सा ले रहा है वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मरहून मिन्नत है। आज जो भी इंतखाब हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, और उनको फिर तख्तादार पर लटकाया गया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपने ये जो कहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कमज़ोर होगी, मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप पंजाब के किसी घर में चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी नुक्कड़ पे खड़े हो जाएं, किसी ढोक में चले जाएं, तो जाकर आप पता करें तो ये नहीं हो सकता कि अगर किसी और पार्टी का कोई बंदा निकला है तो वहाँ से पीपल्स पार्टी का ना निकले। बिल्कुल, आपने ये तो महसूस किया। ये तो है। हुआ ये कि हम पीपल्स पार्टी के वर्कर को, पीपल्स पार्टी के वोटर को, पीपल्स पार्टी के सिंपथाइज़र को, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत रखने वाले को इलेक्शन में प्रॉपर चार्ज नहीं कर सके, और जिसकी वजह से ये तासुर हुआ। 2002 में देखा कि हमने बड़ी सीटें ली वहाँ से। 2000 उसके बाद फिर जिस वक्त 13 आया तो 13 में मसला ये हो गया था कि हम एक अलायंस में चले गए, उनके साथ हमने जो अपनी सीटों को शेयर किया। तो वो हुई बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्टेबल्स तो होते हैं, हर जमात में होते हैं बिल्कुल, लेकिन पीपल्स पार्टी का इन्हिसार सिर्फ इलेक्टेबल्स पे नहीं है।
आप देखें कि इलेक्टेबल्स जो है ना आजकल कोई वोटर में पसंदीदा नहीं रहा, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ना। जी, वो जैसे नोटिफिकेशन होते हैं ब्यूरोक्रेट का इस महकमे से, तो उनका बार बार पार्टी में उनसे पूछना पड़ता है। ऐसे इलेक्टेबल जो होते हैं ना, जिनसे पूछना पड़ता है कि आजकल आप कहाँ हैं, या ये इलेक्शन जो आ रहा है आप कहाँ से लड़ रहे हैं क्या? तो वो वोटर जो है ना, मौजूदा वोटर ये भांप गया है कि यार ये इलेक्टेबल्स हैं या अपॉर्चुनिस्ट। तो ये नून लीग को नुकसान नहीं हुआ जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन जी, 20 सीटों के 20 लोग पिट गए थे। अभी भी मैं नून के दोस्तों को ये कहता हूँ कि आप, मैं समझता हूँ कि सियासत को गलत रंग दे रहे हैं आप। जो अपना ये जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, और उसमें आप दो नुक्स कर रहे हैं। एक तो आप अपनी, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ वोटर क्या करता है। दूसरा ये है कि आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, जो हम सब की है, जो हमारी कौमी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको क्यों कर रहे हैं। कल अगर इमरान कहता था कि मैं फलां के साथ 1 पेज पर, उस वक्त तो आप बड़े तिलमिलाते थे कि ये क्या हो रहा है जी। आज आप क्यों कहते फिरते हैं, तासुर क्यों देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है और ये इलेक्शन को मतनाज़ा करेगा, कंट्रोवर्शियल करेगा, और इसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो बड़ी लागर, कमज़ोर और कुछ ना करने वाली हुकूमत होगी जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी। राज साहब ये बताएं, आप अभी 16 माह का तजर्बा था, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, बड़े मुश्किल हालात थे, 9 मई का वाक़या भी हुआ और डिफ़ाल्ट की ख़तरा था, महंगाई भी बड़ी पीक पे गई, अब थोड़ी स्टेबल हुई है। तो ये सारा क्रेडिट अब जो है निगरान हुकूमत लेना शुरू कर दिया है कि जी हमारी पॉलिसियों की वजह से हुआ है। तो आप इस पर क्या राय आप? नहीं, निगरान हुकूमत तो अभी उनका तो पॉलिसियों से कोई लेना देना नहीं है, उनका तो वो ये काम भी नहीं है। और उन्होंने एफ़र्ट ज़रूर किए, मिसाल के तौर पे वो जो डे टू डे अफेयर्स हैं उनमें एफ़र्ट कर रहे हैं और मेहनत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। भाग दौड़ भी कर रहे हैं और उनको मैं समझता हूँ कि उसमें आर्मी चीफ को भी आप इस हद तक क्रेडिट दें कि बहुत सारे मामलात उन्होंने भी मुल्क के मफाद में देखे हैं और उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं वो जो है उनको वाकई उनका एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब सबको सर जोड़ना चाहिए। जब घर में कोई मुश्किलात आ जाती हैं बिल्कुल, तो सबको सर जोड़ना चाहिए। हम सब एक हैं, एक ही मुल्क के बशिंदे हैं, इस सब का मुल्क है, किसी एक पार्टी का या किसी एक इदारे का या एक बंदे का मुल्क तो नहीं है। तो ये 25 करोड़ लोगों का है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये छोटे छोटे मामलात ना पसे पुश डालें। अब सारी एनर्जी तो हमने छोटे छोटे बातों पर ज़ाया कर देते हैं, ख़ुद ही हम गैर यकीनी फैलानी शुरू कर देते हैं, ख़ुद ही मामलात को कंट्रोवर्शियल करना शुरू कर। क्या पड़ी है ये कहने की किसी को। और क्यों मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम लीग के कुछ दोस्त जो हैं वो जहाँ बैठते हैं ऐसी, इसका मतलब ये है कि आप हार मान के जा रहे हैं ग्राउंड में, आपके पल्ले कुछ नहीं। देखे ना, मैं अगर कहता हूं कि नहीं उस दिन एक बंदे को मार पड़ी है और एक वीडियो आई थी और मैंने बाद में चेक किया, वो हकीकत है। उस बंदे ने जाकर कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी वोटर की, तुम मुझे वोट दो ना दो हमारी बात होगी, हमें तो मैं बन जाऊंगा। उन्होंने लम्हा पा लिया होते। तो मैं इनको ये कह रहा हूँ कि तो मैं तो वोटर लम्हा पा लेगा भाई, कि तुम अगर ये कहते हो कि तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम तो फिर जमहूरियत की क्या, फिर कौन से वोट को इज्जत देने की बातें करते रहे हो। पार्टी जो है, आप बिलावल साहब ने इमरान खान के लिए वर्ड निकाला था लाडला का, फिर अभी लाडला प्लस की तंज किया जाता है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे। कल वो अदालत से बरी भी हो गए एक केस में एवन फील्ड में। तो लाडला कभी कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। हकीकी सियासत और हकीकी जमहूरियत की क्या चांसेस हैं? ये हम ही खुद बनाते हैं ना लाडले आप, और ये हमने ऐसी ऐसी इस्तिलाहें घड़नी शुरू कर दी हैं। मैंने आपको बताया ना कि इन इस्तिलाहों से आपका निज़ाम कंट्रोवर्शियल हो रहा है। आप सियासत करना चाहते हैं, इलेक्शन में जान नहीं होती, इलेक्शन अभी हुआ ही नहीं तो कोई कह रहा है कि मेरे पास 125 वोटों की लिस्ट आ गई है, कोई कहता है कि मैं हुकूमत बनाने जा रहा हूँ। तो जब ये बनाने जा रहा हो तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर इलेक्शन कमीशन तो ये अरबों रुपए का खर्चा और ये ढोंग फसाद करने की क्या ज़रूरत है। फिर नोटिफिकेशन कर दें।
नहीं, नोटिफिकेशन इन्होंने क्या करना है, ये बात ही नहीं है, बात ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट कह रही है हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल है, बिल्कुल। भाई मानो खुदा का वास्ता है, जब वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं तो फिर आप उनको क्यों घसीट रहे हैं? इसलिए ये एक कमज़ोरी की निशानी है सियासतदान की, और सियासतदान को बड़ा एक जो है ना उसका ज़्यादा खूबसूरत अंदाज होना चाहिए और उसका ज़्यादा नज़र होनी चाहिए कि मैं अपने मुल्क का नुकसान तो नहीं कर रहा। राज साहब ये बताएं कि 8 फरवरी इलेक्शन की डेट एक फ़िक्स हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सदर से मशावरत की, इलेक्शन कमीशन ने। पिछले एक हफ़्ते से 2 हफ़्ते से फिर एक अफवाहें गर्दिश हैं, कभी सफारती हल्के फैलाते हैं, एक सीनियर साफ़ी ने लिखा उस पर कॉलम, उस पर भी बड़ी बहस हुई। तो इलेक्शन मुलतवी होना मुल्की मफाद में है या ये किसी की सियासी कमज़ोरी की वजह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो आप एक निज़ाम समझे ना कि मुल्की मफाद है ये, आपने हर चीज़ इसकी तरफ देख कर करनी। हाँ, आपका इलेक्शन जो है ना कि कोई आपके मज़हब में है, इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि आपने एक हुकूमत बनानी है जिसने मुल्की मफाद में काम करना है। सही ट्रैक मैंने वोट इसलिए देनी है कि मेरी वोट जो है मुल्की मफाद में खर्च हो। आप इस प्रोसेस को क्यों रगेद रहे हैं? इसको क्यों लोग अफवाहें फैलाते हैं? मैं समझता हूँ कि हमें तो अफवाहें ले डूबी हैं। इस मुल्क में न्यूज़ कम और अफवाहें ज़्यादा हैं, हकीकत कम और झूठ, और मैं समझता हूँ कि परसेप्शन बनाने का चक्कर ज़्यादा है। मैं तो माजरत से कहूँगा कि हमें तो अब बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हम मीडिया पर बैठते हैं तो सारी दुनिया जहान की बुराइयां जो हैं वो अपने पाकिस्तान की निकाल कर रखते हैं। पॉजिटिव बातें क्यों नहीं की जाती? हाँ, हम ना तो कोई सॉफ्टवेयर मैसेज देते हैं, ना कोई पॉजिटिव बात करते हैं। इतना खूबसूरत मुल्क अल्लाह ने दिया हुआ है, कभी हमने वो नहीं दिखाया। हमने तो बस मौत ही दिखाते हैं, खून ही दिखाते हैं, झगड़ा ही दिखाते हैं, और पूरी कौम को हमने ज़हनी तौर पर मरीज बना सनसनी फैला कर। और ये मैं तो कहता हूँ कि अब वो एक बुजुर्ग थे तो कहते थे हम तो बड़े ठीक ठाक सन, ये जो कुछ भी नहीं सी होता तो बड़ा सुकून से। अभी तो एक रेस लग गई है, और कोई सियासी जमातें हैं तो वो अफवाहें फैला रही हैं, दूसरे कोई मीडिया है तो वो फैला रहे हैं, कोई कॉलमिस्ट है तो वो फैला रहा है, और सोशल मीडिया जो है उसने अपना एक तूफान बनाया हुआ है। तो ठीक है, इससे क्या मुल्क की खिदमत करेगा? पहले सोचो यार, बैठ जाओ, अपने आप से सवाल करो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरे मुल्क के लिए नुकसानदेह तो नहीं है? कोई बाहर से आएगा? कौन आएगा हमारे मामला ठीक करने के लिए? खुद ही करने हमने बैठ के। बाहर वाले तो कहते हैं पहले अपने मामला ठीक करो फिर हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, वो तो कहते हैं। मतलब ये कहना सियासत में कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ और तुम्हारे खिलाफ है, कितनी गलत और ख़तरनाक बात है ये। तो एक मिसाल कायम होगी ना 2017-18 में जो कुछ हुआ उसकी कोर्ट की जाती बात कि वो उस पर भी बहस होने की ज़रूरत है। हाँ, ये मैं आपको बताऊं ना जी कि जब ये हुआ तो उसका फिर फ़ायदा क्या हुआ? हाँ, मुल्क कहाँ पहुँचा? आज जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ तगोदो हो रही है, जो कोशिश हो रही है, वो क्यों? ये मुल्क कोई नए तजर्बागाह जो है ना इसको बनाए। मुझे नहीं समझता, याद पड़ता है कि एक सीधी सादी बात है, मतलब एक सिंपल आपका सवाल है, उसको आप इतना गंभीर बना रहे हैं, इतना पेचीदा बना रहे हैं, किसी के समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। ये इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं, कॉलम निवीस हैं और सेनेटर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं और स्पीच राइटर हैं उनके एक ट्वीट आया, फिर बयान आया, आज भी बयान एक कोई आया है कि इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश नहीं कामयाब होने दे जाएगी। तो नून लीग को ऐसा फियर क्यों पैदा? सिद्दीकी साहब हमारे पोठवार से हैं, बिल्कुल बड़े मंजे हुए सहाफ़ी आप उनको कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं, अदबी इंसान हैं, सेनेटर हैं और दुनिया के ऊंच नीच से गुजरे हुए हैं, बड़े हालात का अच्छा तजिया करते हैं, दानिशमंद आदमी। तो मैं समझता हूँ कि उनको क्यों ये ज़रूरत पड़ी है? ये अफवाहें है ना, हो सकता है उनके पास कोई रिपोर्ट्स आई हों उनकी लीडरशिप के पास। लेकिन मैं तो नहीं समझता, मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। और देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, हम एक हर चीज़ को ना एक बना लेते हैं, अब ये हो गया बर वक्त होंगे, नहीं होंगे, बर वक्त होंगे, नहीं होंगे, आधे इधर लग गए हैं, आधे उधर लग गए हैं। कोई मैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, अपना तजिया कर रहा हूँ, अपना तजर्बा बता रहा हूँ, अपना एंगल देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार कि
इंतखाब मुल्क के लिए है ना, मुल्क के लिए एक फैसला हो गया कि 8 फरवरी को होंगे। अगर कोई इसको मुअत्तल करता है या आगे लेके जाता है या वक्त पर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा सर, क्या आपकी राय? जहाँ भी जाना जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी ना। हाँ, अगर उसकी जस्टिफिकेशन ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं जाएगी, क्योंकि आप कोर्ट में एक चीज़ कमिट करके आए ना। तो फिर हम गली नुक्कड़ पर बैठ के तो ठेले पे खड़े होकर और उस पे रेस्टोरेंट में बैठकर क्यों हम बातें कर। मेरी इतला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कुछ रब्ता हुआ था तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाऊंगा, रिट लेके जी इलेक्शन आगे किया जाए। तो आपके पास कोई इतला है? नहीं, मेरे पास कोई इतला नहीं है, कोई इतला नहीं। तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस साहब उनका जो किरदार देख रहे हैं वो दोनों लग रहे हैं डटे हुए इलेक्शन कराने पे। देखिए मैं समझता हूँ बिल्कुल बिल्कुल उसमें अवाम नहीं करना चाहिए। देखे ना क्यों कंफ्यूज करते हैं कौम को। इस तरह की बातों से फ़ायदा क्या होगा? किसका फ़ायदा होगा? किसी का भी नहीं होगा। अदम इस्तेकाम आएगा ना सर। अदम देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारा मुल्क जो है इसको बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, मुश्किलात हैं, मामला सब अच्छा नहीं है। हम सब ने मिलकर, खाए वो कोई अदारा हो, अदलिया हो, फ़ौज हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, आपके सियासतदान हो, आपकी एकेडमिया हो, आपका सिविल सोसाइटी हो, सबको एक जज्बा भरना है, एक माहौल बनाना है जिसमें सारे एक दफ़ा इस मामलात को ठीक करने की कोशिश करें। अगर इन हालात में भी कि यार जब हम इस हालात में पहुंच चुके हैं कि सिर्फ कर्जा आगे करने के लिए कितनी एफर्ट करनी और वो जो आपकी वो कोई पैसे जो जमा करा देता है आपका फॉरेन एक्सचेंज का लेवल ऊपर करने के लिए, उसके लिए हम इतनी तगवो करते हैं और अगर हो जाए तो हम ढोल बजाते हैं। तो फिर हमें सोचना पड़ेगा ठंडे दिल से। सियासत ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये बैठकर ठंडे दिल से सोचें कि क्या ये जो आइंदा हमारी नस्लें आ रही हैं हम उनको कहाँ, वो जो रेले रेस होती है ना, वो डंडी देते हैं, एक भागता है फिर दूसरे को, हमने भी किसी को देनी है ना, उसको हम किस हाल में छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई हुई KPK में। आज कोयटा उनका जलसा है योम तासीस है पीपल्स पार्टी का। वो प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। नून लीग कह रही है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कैंडिडेट हैं। अभी उनके कुछ कानूनी मसाइल भी हैं। तो आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं इलेक्शन के बाद? अगर इकट्ठा होना पड़ा पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो फिर मुमकिन है? देखिए जी, सियासत में किसी चीज़ को आप रद्द नहीं करते, हो नहीं सकते ना जी। उस वक़्त के मारूजी हालात क्या होते हैं उस पर आज तबसरा करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, सियासत में इफ़ एंड बट्स भी नहीं होते। वो अगर आप करते हैं तो फिर आप और ज़्यादा टमक टोइयाँ मार रहे होते हैं जिसका कोई सिरा नहीं है। उसको कहते हैं लेट द ब्रिज कम, फिर आपने उसको क्रॉस करना है ना जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो जमात वही हुकूमत बनाएगी जिसके पास नंबर्स होंगे। अगर उसके पास नंबर ये हैं तो फिर उसका अपनी सोच और सियासत होती है कि वो किसको साथ में लाती है। कोई तो जाके नहीं चिपक सकता ना, तो ना कोई मजबूर कर सकता है किसी को। तो इसलिए वो हालात होंगे। अब देखें कि वो कौन सी जमात इस पोजीशन में आती है कि जो किसी और को दावत दे के मेरे पास आ जाएं आप। और वैसे मुझे नज़र आता है कि ये इलेक्शन जो है ये कोई सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ किसके लिए? जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि वोटर जो है ना, वो बड़ा डिफ़िकल्ट वोटर है। वो वोटर, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो वोटर नहीं है जो आपका 10-15 साल पहले था। आखिरी 2-3 सवाल हैं। 9 मई का जो वाक़या हुआ है, कुछ हल्के ये कहते हैं कि जी उन मुलज़मान को माफ़ी दी जाए जिन्होंने ये किया है। कैपिटल हिल पे अटैक होता है, फ़ौरन फैसला आ जाता है, 18 साल सज़ा हो जाती है। वो अलग नोयत का, चले अमेरिका है उसकी मिसाल हम इस सेंस में कोट कर सकते हैं कि जी वो एक, और यहाँ तो फ़ौजी तनसीबात पे हमला हुआ, GHQ पे हुआ। तो ये लोग क्यों मुतालबा कर रहे हैं? कैपिटल हिल और जो पाकिस्तान में 9 मई को आया उसमें आपस में कोई मुमासलत नहीं। ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर तो लड़ाई होती रहती है, कुर्सियां भी चलती रहती हैं, तोड़ फोड़ भी करते हैं, एक दूसरे से दस्तों गिरेबान भी हो जाते हैं। ये सियासी उखाड़ा है,
लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई आपकी डिफेंस इंस्टॉलेशन को जो है वो उस पर वो हमला कर दे, उसको तबाह करे और उस पर फिर वो नदामत भी उसको ना हो, और बल्कि वो एक बड़े जिस तरह एक ट्रेंड लोग करते हैं इस तरह जाकर करे, और एक कोर कमांडर जो है उसका घर जो जना हाउस था उसको आग लगा कर GHQ के गेट को तोड़कर अंदर चला जाए। आपकी जो एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन है, जो एक आपका तारीखी वर्सा थी, MM आलम ने जिस जहाज़ से 5 जहाज़ 1 मिनट में गिराए थे, उसको आग लगा दें, अंदर जाके जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। और सबसे बढ़कर जो कभी फेल था, वो जो हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने दफ़ाए पाकिस्तान में अपनी जानों के नजराने दिए थे, उनके जो मुजस्मे थे उनको गिरा कर उनकी तज़हीक की जाए। मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तानी थे? कहते तो वर्दे पाकिस्तानी, ID कार्ड तो उनका वो इसको अपनी माँ धरती समझते थे? वो इस मट्टी से पैदा हुए लोग थे, या वो गुबरा लोग थे जो पाकिस्तान के दुश्मन बन गए? उनको ज़हन साजी हुई। अब पाकिस्तान के दुश्मन को अगर कोई कहता है कि इसको माफ़ कर दें, तो उसको पहले सामने लाएं, वो अपना आर्गूमेंट दे, बताया कि क्यों पाकिस्तान के जिसने इस हद तक दुश्मनी की हो, पाकिस्तान को सारी दुनिया में रुसवा किया हो, हमारे इदारों को उसने मतलब उनकी बेतौकीरी की हो, हमारे शोहदा की उसने बेइज्जती की हो, तो वो किस बुनियाद पर उनके लिए माफ़ी मांगना चाहता है? तो फिर बात करते हैं। राज साहब, आपका जिस खित्ते से तल्लक है पुठवार से, पाक फ़ौज में हमेशा उन्होंने पाकिस्तानी दिफा के लिए कुर्बानियाँ दी, आला अहदों पर पहुँचे, आप बड़ी आपने बड़ी पहचान है आप पुठवार की। आपने जो गुजर खान के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए हैं, उसमें अब आगे इलेक्शन के बाद आप क्या दे रहे हैं आवाम को वहाँ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की मेहरबानी से और आवाम की मोहब्बत से मुझे जब भी मौका मिला, मैं समझता हूँ कि मेरा इलाका जो है वो बुनियादी तौर पर, जैसे आपने कहा कि ये इलाका जो है एक फ़ौजी इलाका है। अब तो कुछ लोग, एक ख़ास जो मेरे इलाके के कॉन्स्टिट्यूंसी का एक शर्की इलाका है, वहाँ से भी फ़ौज में भी जाते हैं लोग, कुछ बैरून मुल्क हैं, और वो उनका सारा दारो मदारी जो है ना वो उसके एक हमारी क्योंकि ज़राअत नहीं है उस तरह के, और हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो हम लोग बहुत पसमानदा थे। हमारे इलाके ने बेहतरीन जो है ना वो फ़ौजी पैदा किए खुदा के फजलो करम से। एक तहसील है, 2 निशाने हैदर हमारे पास, बिल्कुल, और पहला निशान हैदर भी तहसील गुजर खान को फ़ख्र है कि हमने हासिल किया, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। और उसके बेपनाह हमारे पास गैलेंट्री अवार्ड हम, और मैं आपको बताऊं कि हमारे कोई चंद कब्रिस्तान शायद हों जहां पर पाकिस्तान का कौमी परचम नहीं है, वहाँ हमारे शहीद दफन है, शहीद दफन, बिल्कुल। और इस पर हमारे लोग बड़ा फ़ख्र करते हैं। हमारे लोग जिस वक्त अपने गांव से सुबह उठते हैं तो पहले उस शहीद की कब्र पे जाके फातिहा खानी करते हैं, पाकिस्तान के लिए दुआ मांगते हैं, वतन से मोहब्बत के लिए दुआ मांगते हैं, अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ मांगते हैं, फिर वो वापस आके नाश्ता करते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता था कि इस इलाके के लिए जो कुछ हो सके वो किया जाए। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे मौका मिला। पहले मैं जब मिनिस्टर बना तो मैंने बिजली के बहुत सारे मामला हल कर लिए, चेयरमैन सोशल एक्शन बोर्ड बना, 93 की बात है। जी हाँ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ी मेहरबानी की और उन्होंने कोई 132-36 गाँव में बिजली दी, और वो उससे हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का मसला, उस वक़्त कहते थे कि गाँव बिजली आई है, मेरे गाँव में बिजली आई है। तो फिर जब मैं दोबारा अल्लाह ताला ने 2008 में हुकूमत मिली तो हमने गैस का प्रोजेक्ट लिया। गैस हम आदि से गैस निकलती है गुजर खान से, मिसा कसवाल से भी निकलती है, और भी एक आध जगह से वो अभी जो है वो कामयाबी हासिल हुई है अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो गैस जो है वो काफ़ी मैं समझता हूँ देहात में गैस आ चुकी है, कस्बों में आ चुकी है, कुछ रह गए हैं, और वो मुझे उसका अफसोस भी है, उसके लिए मेरी कोशिश भी है, लेकिन बाद में ये जो था वो बैन लग गया उस पर। फिर उसके बाद ये था कि हमारे लोग बैरून मुल्क में हैं तो हम पासपोर्ट ऑफिस लेकर गए, उनके लिए अंडर पास बनाया, और फिर सबसे बड़ी बात हुई वर्चुअल यूनिवर्सिटी हम लेकर आए थे।
इस दफ़ा खुदा के फजलो करम से जहाँ हमने बड़ी शाहराह बनाई, मदरा चकवार रोड, मैं उसका जिक्र करने लगा था, मैं वहाँ से सफ़र किया है। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत आला, शुक्र है। मैं समझता हूँ कि हमने जीटी रोड, गुजर खान को, जीटी रोड के पर गुजर खान वाक़ है, इसको मोटरवे से कनेक्ट कर दिया, मदरा चकवाल से और सुहावा चकवाल से। चकवाल के लोगों का बहुत बड़ा इससे फ़ायदा हुआ और गुजर खान के लोगों का, और यही मैं उनका भी, चकवाल वालों का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा बड़ी खूबसूरत अंदाज से मुझे जो है वो मोहब्बत दी, और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ या वो आते हैं तो वो इन 2 रोड्स का और गैस का ज़रूर ज़िक्र करते हैं। तो इस दफ़ा तो अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस ले हैं, ज़बरदस्त, और उसमें दाखिले शुरू हो गए हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जानकर के अब मेरे बेटे और बेटियां जो हैं वो घर से उठेंगी, नाश्ता करके अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएंगी और शाम को अपने घरों में वापस आ जाएंगी। क्योंकि ख़ास तौर पे बच्चियां जिस वक्त दूसरे शहरों में हों तो माँ बाप बड़े फ़िक्रमंद होते हैं। तो अल्लाह का करम है, बड़े काम हुए हैं और भी करेंगे, अल्लाह ने मौका दिया तो और भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मेरा बेटा जो है वो भी खुदा के फजलो करम से इसी खिदमत में है। पिछली दफ़ा खुर्रम परवेज़ ने, मेरे बेटे ने जो है वो रिकॉर्ड वोट लिए और पंजाब में वो 42,500 वोट उसने लिए, जो कि बहुत बड़ी वोट थी एक सूबाई हल्के के लिए। लेकिन बदकिस्मती से वो उस वक़्त वो कौन सा वो सिस्टम है जो डाउन हो गया था, आरटीएस डाउन हो गया कोई 3 दिन। आपके पड़ोस में एक साहब है, उन्होंने डाउन कराया था पता नहीं कि उन्होंने कराया बरा, तो उस बेचारे की उसकी इस दफ़ा फिर वो बड़े जो है वो जज्बे से मैदान में उतरा हुआ है। आज भी वो इलाके में आपके पड़ोस से सर याद आया, एक मैं अभी चकवेली खान एक जाना पड़ा एक सिलसिले में, तो चौधरी निसार अली खान साहब हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। पिछले दिनों को आपके हल्के में कहीं किसी जगह ताज़ियत के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के वोटरों को कि आप राजा परवेज़ शफ़ को आपने वोट देना है, जो उनके हल्का अहबाब के लोग थे। ये ख़बर मैंने अखबारों में पढ़ी। तो आप चौधरी निसार अली ख़ान की सियासत का मुस्तकबिल अभी क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं ये बात इस तरह है कि पिछली दफ़ा इन्होंने मेरे साथ 1 लाख वोट फालतू लगा दी, और वो लगा दी जो कि मरी वाली सीट है इसकी, वो जो कलर सईदा के साथ जो वो कलर सईदा यूनियन कौंसिल की जो चौहा खालसा वो कानून गोई थी, वो लगा दी 5 यूनियन कौंसिल से। बहरहाल वो लोग भी बड़े आला लोग थे, बड़े इज़्ज़तदार, उन्होंने मेरी बड़ी पजीराई की, मुझे बड़ी मुहब्बत दी और मैं बड़ा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत गया। इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने किया कि वो उतार के तो जो साबका चौधरी निसार अली खान साहब का इलाका था, सागरी कानून को वो लगा दी। सागरी तो बड़ा मशहूर इलाका है। अब मैं आपको बताऊं कि चौधरी निसार अली खान एक बहुत ख़ानदानी और एक बड़ी शख्सियत है हमारे खिताए पोठवार की, बड़ी एक लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। वो बड़े एक जहांदीदा, बड़े तजर्बाकार, बड़े दबंग और एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं। मैं भी उनका इस लिहाज से बड़ा मदाह हूँ। मुझे नहीं उन्होंने बताया, ना मुझे पता, अभी तक मैं उस हल्के में नहीं गया कि मैं कहूँ कि जब फाइनल लिस्ट लगे तो जाऊँ। तो चौधरी साहब तशरीफ़ लेकर गए और उन्होंने भरे मजमे में ये बात की कि मैं राजा परवेज़ अशरफ को वोट दूंगा मेरिट के ऊपर, और मैं सपोर्ट करूंगा और मैं अपने तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि उनको वोट करें। उससे मुझे बड़ी तकवीयत मिली अल्लाह की मेहरबानी से और उनकी इस अच्छाई की वजह से। तो मैंने चौधरी साहब से गुजारिश की कि आपने इतना बड़ा मेहरबानी की है तो मुझे तो आपने बताया ही नहीं, मुझे तो लोग बता रहे हैं। तो कहने लगे कि ये कोई बताने वाली बात है, मैंने तो मेरिट पे बात की। तो ये उनका बड़ा पन है और मैं ना सिर्फ उनका मशकूर हूँ बल्कि मैं बताऊँ कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब जैसी शख्सियात जो हैं उनका आपने मुस्तकबिल पूछा है सियासत में। चौधरी निसार अली ख़ान जो है उस जैसी शख्सियात जो हैं वो किसी भी असेंबली, किसी पार्लियामेंट या हाउस का जो है ना वो एक खूबसूरती होते हैं, चेहरा है उनके वो एक चेहरा है। और वो किसी जिस जमात में भी हूँ तो उस जमात की शान में इजाफा होता है, उसकी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफा होता है। तो मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि चौधरी साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी शख्सियत हैं, लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं और वो अपने हलके में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं
और वो बड़ी असूल की सियासत करते हैं, प्रैक्टिकल हैं। कभी उन्होंने उनके लोग बताते हैं, हमारे पड़ोसी हैं ना, वो कभी सियासत में झूठ बोलते हैं ना, कभी बिलो दी बेल्ट किसी को करते हैं, और वो मेरिट की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा शख्स जो है उसको तो असेंबली में ज़रूर होना चाहिए, और ये उस जिस असेंबली में होंगे उसका हुस्न होगा। बहुत अच्छी बात है सर। राज साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपको फिर बुलाएंगे और आपको हम अपने दफ्तर भी दावत देंगे। आप किसी टाइम निकाल के आएगा। आपसे गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया। नाज़रीन, ये थे राजा परवेज़ अशरफ साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी मुल्क के सियासी मुस्तकबिल, इलेक्शन और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, और गुजर खान की जो डेवलपमेंट का अगला प्लान उन्होंने दिया। तो आप ये प्रोग्राम देखिएगा। गुजर खान वाले मेरे भाइयों को मैं मुखातब हूँ, तो आपको इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद राजा साहब बहुत और खुशखबरियाँ देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।